वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा पीसीएस 2026 जो कि 26 अप्रैल को, उसके लिए फुल लेंथ टेस्ट ले आए। एक पहला नंबर का टेस्ट है ये, जिसमें 100 सवालों का 100 सवालों का पूरा रियल एग्जाम जैसा पूरे ऑफिशियल सिलेबस के एक एक पॉइंट को कवर कर रहे हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं आप ये टेस्ट लेने के लिए। आइए इस टेस्ट को अच्छे से अटेम्प्ट करिए। अटेम्प्ट कैसे करना है, जैसे वीडियो आए क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए, है ना। और फिर आप एक बार चेक भी करिए कि आप 100 में कितने सही कर पा रहे हैं ना, कि आपकी तैयारी कैसी है। और इससे क्या होगा ना, ये एससीएस के टेस्ट से पूरे सिलेबस का रिवीजन आपका हो जाएगा। चलो, कह रहा है इसमें से बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। अभिकवन है या अभिकथन है, अभिकवन कह रहे हैं, अभिकथन करो इसको। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1889 ईस्वी में एमजी रनाडे और रघुनाथ राव ने की थी। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य बहुविवाह, बाल विवाह और कुलीनवाद जैसी बुरी प्रथाओं को समाप्त करना था। तो यहाँ पे कौन सा सही है भाई? एक मतलब इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना करी थी एमजी रनाडे रघुनाथ राव ने, ठीक है। बट ये 1889 में नहीं, इसकी स्थापना हुई थी कब? 1887 में, 1887 में, ठीक है। ये गलत है, बाकी दूसरा वाला सही हो जाएगा। यानी आपका ए असत्य, आर सत्य। चलो, क्वेश्चन नंबर दूसरे में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही हो। बंगाली लेखक भूदेव मुखर्जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाने का सुझाव दिया। और शारदामणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, इनकी शादी 1859 में रामकृष्ण परमहंस से हुई थी। 19वीं सदी के सबसे महान पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालाबारी थे। बहराम जी एम मालाबारी का जन्म 1858 में बड़ौदा के एक पारसी परिवार में हुआ था। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 सही है, चौथा गलत हो जाएगा, क्योंकि बहराम जी एम मालाबारी का जो जन्म है ये 1853 में हुआ था, 1853 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। 1856 ईस्वी के हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को विधि संगत बनाया गया है। यानी द रीमैरिज ऑफ विडोज वॉज लीगलाइज बाय हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856। सती रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 ईस्वी में पारित किया गया था। 1853 में या 1853 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य बने थे। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न, पहला दूसरा ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में प्रिंसिपल बने थे 1850s में, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 में क्या कह रहा है, सही करना है यानी मिलान करना है इसमें आपको। 1500 ईस्वी पुर्तगाली यात्री पुड्रो अल्वेरिस कैब्रल भारत पहुंचा है। 1502 वास्को डी गामा की दूसरी भारत यात्रा। 1509 पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क का भारत में आगमन। 1510 अल्बुकर्क ने बीजा से गोवा पर कब्जा कर लिया। बीजा मतलब जो बीजापुर था उसे गोवा पर कब्जा करा। तो यहाँ पे कौन सा सही मिलान है समय पे बताइए। तो देखेंगे 1 2 3 4 बिल्कुल सही मैच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलो, अगला है, इसमें भी सही करना है, मिलान करना है आपको। सर विलियम वेडरबर्न, अल्बर्ट मायर, महात्मा गांधी, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, है ना, किसने क्या चलाया है? तो कुछ नहीं, तो महात्मा गांधी का आपको पता होगा भाई। महात्मा गांधी ने क्या चलाया है? महात्मा गांधी क्या चलाएंगे भाई? कॉपरेशन मूवमेंट, सहकारिता आंदोलन? नहीं, वो तो नॉन कॉपरेशन। महात्मा गांधी सेवाग्राम प्रोजेक्ट है। और सर विलियम वेडरबर्न जो है सहकारिता आंदोलन हो जाएगा। अल्बर्ट मायर जो है ये इटावा पायलट प्रोजेक्ट हो जाएगा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ब्लू वाटर पॉलिसी हो गया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये आपकी पत्रिका है और संपादक है, जैसे वॉइस ऑफ इंडिया, संवाद प्रभाकर, विचार लहरी और बाम बोधनी पत्रिका। तो मिलाइए इसको भाई, बहुत ही आसान है। वॉइस ऑफ इंडिया तो मुझे लगता है पता ही होगा आपको, दादा भाई नौरोजी की है। संवाद प्रभाकर जो है ये ईश्वर चंद्र गुप्ता की है। विचार लाहिड़ी जो है ये कृष्ण शास्त्री चिपलुंकर और बाम बोधनी उमेश चंद्र दत्ता। यानी 1 2 3 4 सही मैच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको भी एक बार ट्राई करिए। ये बुक्स और ऑथर हैं, जैसे लाइफ ऑफ शिवाजी, वाक्य मीमांसा, ब्रिटिश रूल इन इंडिया और अर्बन डिके इन इंडिया। ये किसके द्वारा लिखी गई हैं ये बताना है आपको। जैसे लाइफ ऑफ शिवाजी की बात कर लें अगर, तो ये ज्योतिबा फुले जी द्वारा लिखी गई थी, यानी ए में 4 होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन बी में सिर्फ दिख रहा है। वाक्य मीमांसा गणेश गोपाल अगांकर, यानी गणेश गोपाल अगांकर।
और ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बड़ी ज़्यादा फेमस है, ये मुझे लगता है आपको पता भी होगी। ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पंडित सुंदरलाल। अर्बन डिके इन इंडिया, आर एस शर्मा हो जाएगी भाई, ठीक है, अर्बन डिके इन इंडिया, आर एस शर्मा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे देख लेते हैं, यहाँ पे सही की पहचान करनी है आपको। किर्क पैट्रिक डेलीगेशन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और मैल्कम शिष्टमंडल या मैल्कम डेलीगेशन, लॉर्ड वेल्सली। और एलिफेंस्टन शिष्टमंडल, लॉर्ड मिंटो। मैल्कॉम डेलीगेशन, लॉर्ड मायो। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो देखेंगे 1 2 3 सही है, 4th गलत हो जाएगा। मैल्कॉम डेलीगेशन जो है ये लॉर्ड मिंटो के समय में आया था, लॉर्ड मिंटो, है ना, ठीक है। चलो अगर समय की भी बात करें, किर्क पैट्रिक डेलीगेशन तो 1787 कर लेना। मैल्कम की बात करें अगर, है ना, 2 मैल्कम डेलीगेशन आए एक्चुअली में, तो एक मैल्कम डेलीगेशन कह सकते हो आप 1797, और एलिफेंस्टन की 1808 में आएगा, ठीक है, और ये भी 1808 में ही आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, इंडियन डाइवोर्स एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस लैंड ट्रांसफ़र एक्ट। तो बताइए, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम ये कब आया? 1861 में आया। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में आया। भारतीय संविदा अधिनियम की बात करें तो 1872 में आएगा। और उत्तर पश्चिमी प्रांत भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1873 में आएगा। यानी यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 10 में सही की पहचान करनी है आपको। एंथनी मैकडॉनल्ड अकाल आयोग के अध्यक्ष बने 1899 में। थॉमस रॉबर्टसन रेलवे आयोग के अध्यक्ष बने 1901 में। सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ सिंचाई आयोग के अध्यक्ष बने 1903 में। थॉमस रैले विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष बने 1902 में। सही कौन सा है यहाँ पे? तो 1 2 4 सही है, तीसरा यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की बात करें अगर, तो ये 1901 में अध्यक्ष बने थे, 1901, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, इसमें आपको सही की पहचान करनी, कौन सा सही है। कह रहा लॉर्ड इरविन इनवाइटेड इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडेंस, यानी व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा का या अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ। लॉर्ड वेलिंगटन कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित। लॉर्ड लिनलिथगो क्रिप्स मिशन का भारत आगमन, क्रिप्स मिशन अपने उद्देश्यों में असफल रहा। लॉर्ड वेवेल मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या डायरेक्ट एक्शन बाय मुस्लिम लीग। तो सही यहाँ देखने को आपको मिलेगा 3 और 4, ठीक है। यानी लॉर्ड जो व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा का शुभारंभ हुआ था, लॉर्ड इरविन के टाइम में हुआ था। किसके टाइम में? वो नहीं, लॉर्ड इरविन कह रहा हूँ, लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम में हुआ था, लॉर्ड वेलिंगटन, क्योंकि लॉर्ड वेलिंगटन की बात करें 1931 से 36 में ही था वायसराय। लॉर्ड इरविन की बात करें तो ये तो 26 से 31 में था, इसके टाइम में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन हो गए ना, इसका टाइम पीरियड था 1926 से 31, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। लिनलिथगोई की बात करें तो 1936 से 44 में था। लॉर्ड वेवेल कब था लॉर्ड वेवेल? लॉर्ड वेवेल की अगर बात करें तो ये शायद रहेगा 1944 से 47 तक, ठीक है। वायसराय का क्रोनोलॉजी जरूर एक बार देख लेना। चलो इसमें बताना है अभी कथन और दूसरे को कारण, है ना। लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल के दौरान 1891 में सम्मति आयु अधिनियम पारित किया गया था, यानी एज ऑफ कंसेंट एक्ट वॉज पास इन 1991 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड लैंसडाउन। सम्मति आयु अधिनियम को 15 वर्ष से कम आयु के विवाह पर रोक लगाने के लिए लाया गया था। तो यहाँ कौन सा सही है भाई? तो यहाँ देखिए, पहला तो सही है कि लॉर्ड लैंसडाउन लाया था एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में, बट 15 साल से कम नहीं, 12 साल से कम आयु के जो विवाह थे उस पर रोक लगाने के लिए लाया गया था, है ना। तो सी सही है, ए सही, आर गलत। क्वेश्चन 13 में सही की पहचान करनी है। बैंक ऑफ कलकत्ता भारत में स्थापित होने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक था। आरपी दत्त ने औपनिवेशिक भारत के आर्थिक इतिहास को 3 चरणों मुक्त व्यापार, वाणिज्यिक पूंजीवाद एवं वित्तीय साम्राज्यवाद में बांटा था। यानी मुक्त व्यापार का मतलब फ्री ट्रेड है, कॉमर्शियल कैपिटलिज्म और फाइनेंशियल इंपीरियलिज्म। कार्ल मार्क्स ने इसे 4 चरणों में व्यापारिक पूंजीवाद, मुफ्त व्यापार पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद में विभाजित किए। ब्रिटिश भारत में रेलवे उपयोगिता पर बाल गंगाधर तिलक ने यह टिप्पणी की कि ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरों की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है। यानी बाल गंगाधर तिलक हैड कमेंटेड द यूटिलिटी ऑफ रेलवेज इन ब्रिटिश इंडिया। द रेलवे हैव नो यूटिलिटी इन ब्रिटिश इंडिया, इट इज़ लाइक अडॉर्निंग समवन एल्स वाइफ। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे, कोई गलत नहीं होगा। क्वेश्चन 14 में आते हैं, इसमें आपको क्रोनोलॉजी में लगाना होगा।
भाई पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। बहुत ही आसान है ये तो, सबसे लड्डू सवाल है आपका। सबसे पहले पूर्व पाषाण काल आएगा, है ना, पैलियोलिथिक एज आएगी। उसके बाद आपकी नियोलिथिक एज आ जाएगी भाई ना, जहाँ एग्रीकल्चर स्टार्ट होगी। फिर ब्रॉन्ज एज जैसे हड़प्पन, आयरन एज जैसे वैदिक कल्चर वगैरह। यानी आपका ABCD सही है, जो कि दिख रहा है B में। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा सही होगा। पूरा पाषाण और नवपाषाण शब्दावलियों का जो सर्वप्रथम उपयोग है, ये जॉन लुबर्ग ने 1865 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया था। 1816 ईस्वी में टॉमसन ने पाषाण काल, कांच काल एवं लौह काल का त्रिवर्गीय विभाजन किया। यानी थॉमसन ने डिवाइड करा था स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। भारत में प्रागैतिहासिक काल के जनक जो है भूवैज्ञानिक सर्वेक्षक रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। 1937 में स्टुअर्ट पिगॉट की मशहूर रचना जो थी प्री हिस्टोरिक इंडिया, इसने भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन को एक नई दिशा दी थी। तो यहाँ देखेंगे आप कौन सा सही है, तो ये तीनों ठीक है। यहाँ 16 में आते हैं। 16 में सही की पहचान करनी है आपको। सामवेद की जो कौथुम संहिता है सबसे अधिक प्रचलित है। प्राचीन भारतीय 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार जो है गर्भाधान था। राजत्व के दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया था। अवतारवाद की अवधारणा का पहला उल्लेख भगवत गीता में पाया गया है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 17 पे आ जाते हैं। एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा जाता है, मतलब इसमें सही बताना है आपको। कह रहे ऋग्वेद को भारतीय संस्कृति की आधारशिला कहा जाता है। कारण ऋग्वेद में भारत की प्राचीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक स्थिति का विस्तृत वर्णन मिलता है। तो ये बिल्कुल सही बात है भाई, और ये उसकी व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। 18 को ध्यान से पढ़िए, एक बार ध्यान से इसकी स्टेटमेंट्स को देख लीजिए। कह रहा है हिंद यूरोपीय भाषा का सबसे पुराना उदाहरण इराक में पाए गए लगभग 2100 ईसा पूर्व का एक अभिलेख मिलता है। नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का जो आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने 1951 में नालंदा में स्थापित करवाया था। मगध के राजा बिम्बिसार ने बुद्ध के निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार बनवाया था। लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण कराया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2, 3, 4 सही है, पहला गलत है। हिंद यूरोपीय भाषा का जो पुराना उदाहरण है वो इराक में देखने को मिलेगा, जो कि पुराना है 2200 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में सही की पहचान करनी है। चौथी बौद्ध संगीति के दौरान बौद्धों ने संस्कृत को भाषा के रूप में अपनाया था। कनिष्क के शासनकाल के दौरान आयोजित चौथी बौद्ध परिषद में बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय हिनायन और महायान में विभाजित हुआ। क्षणिकवाद जो है बौद्ध दर्शन का एक मौलिक सिद्धांत है, और बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जो बौद्ध धर्म में 3 मूलभूत अस्तित्व के निशान में से एक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप चारों ठीक हो जाएंगे। 20 में बात करते हैं सही की, तो यहाँ पे कौन सा सही होगा। बौद्ध दार्शनिक अश्वघोष पार्श्व एवं वासुमित्र ने कनिष्क का आश्रय प्राप्त किया था। संगम साहित्य से सर्वाधिक जानकारी चेर राज्य के ही उपलब्ध है, और उदयन जेराल को संगम काल के चोर या चेर राजवंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक और संस्थापक माना जाता है। और ईसा की पहली शताब्दी के पुगलर या पुगलूर शिलालेख से चेर शासकों की 3 पीढ़ियों की जानकारी मिलती है। यानी द पुगलूर इंस्क्रिप्शन ऑफ द 1st century AD प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट 3 जनरेशन ऑफ चेरा रूलर्स। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे चारों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 21 में सही की पहचान करनी होगी। इल्तुतमिश और बलबन दोनों के ज्येष्ठ पुत्रों की मृत्यु जो है मंगोलों से लड़ते हुए हुई थी। बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने अपना वैश्य घोषित किया था, मतलब वैश्य नहीं है, वैश्या है, यानी वशीयत घोषित की थी। गयासुद्दीन बलबन वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत टू डिक्लेयर हिज वैश्य बोलो या वशीयत बोल दो। महमूद गजनवी और बलबन ने अपने वंश का पता जो है फिरदौसी के शाहनामा में बताए गए अफराशियाब से लगाया है। महमूद गजनवी और बलबन ने अफराशियाब के वंशज होने का दावा किया है। तो यहाँ पे कौन सा सही है, तो ये चारों यहाँ पे भी आपको ठीक देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन 22 में सही की पहचान करनी है। फ़क़े मुदब्बिर ने अपनी रचना आदाब अल अरब वासुजात इल्तुतमिश के सम्मान में लिखी थी भाई। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज़ खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था, और नसीरुद्दीन महमूद एक ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपनी जीविका निर्वाह करता था।
इल्तुतमिश की मंगोल नीति ने भारत को चंगेज खान के प्रकोप से बचाने में मदद की थी। तो यहाँ देखेंगे आप कौन सा सही है, तो ये चारों यहाँ पे ठीक हो जाएंगे आपके। इसको क्रोनोलॉजी में आपको लगाना है। खिलजी राजवंश के शासक हैं इब्राहिम रकनुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी, सियाबुद्दीन उमर और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा चुका है कई एग्जाम्स में। इब्राहिम रकनुद्दीन तो आएगा, सबको पता है, सबसे पहले 1296 में। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो 1296 से 1316 तक ये चलेगा। सियाबुद्दीन उमर 1316 में, और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 से 1320 में। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी इसकी हो जाएगी आपकी बी। चलो क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। इसमें सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। मालवा के संस्थापक एवं शासक हुसैन घोरी को दिलावर खान की उपाधि फिरोज शाह तुगलक ने दी थी। फिरोज शाह तुगलक पहला शासक था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराने के लिए अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की भी स्थापना की थी। नसीरुद्दीन महमूद शाह का वजीर मल्लू इकबाल था, जिसके भय से एक बार सुल्तान अवध पलायन कर गया था। तो यहाँ कौन सा सही है, 1 2 3 सही है, क्योंकि ये जो सुल्तान था ये अवध नहीं, ये कन्नौज भाग गया था, है ना, कन्नौज पलायन कर गया था। चलो क्वेश्चन नंबर 25 में सही की पहचान करनी है। ब्यूफोर्ट पैमाना जो है वो पवन वेग का मापक होता है, यानी ब्यूफोर्ट स्केल इज अ मेजर ऑफ विंड स्केल या विंड स्पीड। ब्यूफोर्ट पैमाना समुद्र की सतह और अन्य उजागर क्षेत्रों पर वायु के प्रभाव के जो दृश्य है अवलोकन के आधार पर वायु की गति का माप है। ब्यूफोर्ट पैमाना मूल रूप से सर फ्रांसिस ब्यूफोर्ट के द्वारा 1809 में समुद्री संदर्भ में वायु की गति के विवरण को मानकीकृत करने के लिए विकसित किया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि 1809 में नहीं 1805 में बनाया गया था, है ना, 1805 में। चलो क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। सही की पहचान करनी है। वृद्धावस्था में छोटी सहायक नदियों की संख्या कम हो जाती है और ढलान मंद हो जाती है। नदियां जो है व्यापक बाढ़ के मैदानों में स्वतंत्र रूप से बहती हैं, जिससे विसर्प, प्राकृतिक तटबंध, गोखुर झीलें आदि बनती हैं। जल विभाजक व्यापक और समतल होते हैं, जिनमें झीलें और दलदल होते हैं। अधिकांश भूदृश्य समुद्र तल पर या उससे थोड़े ऊपर होते हैं। तो सही कौन सा है, तो ये चारों ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको सही की पहचान करनी है। ड्रमलिन हिमनद मृतिका के चौकोर आकार, समतल, कटनुमा स्थल रूप हैं, जिनमें रेत और बजरी के ढेर होते हैं। यानी ड्रमलिन्स आर स्क्वायर शेप स्मूथ टॉप्ड रिज लाइक लैंडफॉर्म ऑफ ग्लेशियल टिल कंटेनिंग एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड एंड ग्रेवल। ड्रमलिन एक लंबे अच्छे हिमनद के प्रवाह की दिशा के समानांतर होते हैं, यानी द लॉन्ग एक्सेस ऑफ ड्रमलिन्स आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ ग्लेशियल फ्लो। ड्रमलिन 1 किलोमीटर तक लंबे और 30 मीटर तक ऊंचे होते हैं। ड्रमलिन का हिमनद के सम्मुख वाला भाग जो है वो स्टॉस कहलाता है, जिसमें प्रच्छ वाले भाग की तुलना में अधिक तीखा और तीव्र ढाल होता है। तो यहाँ आप देखेंगे 2 3 4 सही है, पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि ड्रमलिन्स जो होते हैं ये ओवल शेप्ड होते हैं, स्क्वायर शेप नहीं होते हैं, ओवल शेप्ड होते हैं, यानी कह सकते हो अंडाकार, है ना। कैसे होते हैं, अंडाकार, ठीक है, चौकोर नहीं होते हैं। चलो अगला अभिकथन कारण। पृथ्वी के आधे भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जिससे वहाँ दिन होता है, जबकि शेष आधे भाग पर उस समय प्रकाश नहीं पहुँच पाता, जिससे रात होती है। कारण, पृथ्वी का आकार जो है वो लद्धवच्छ है, यानी अर्थ इज शेप लाइक अ जियोइड, है ना। क्या इसी कारण से, जियोइड मतलब ऊपर से चपटा है, यहाँ से संतरे जैसा शेप। तो बिल्कुल सही है, इसीलिए आप देखोगे जो अर्थ है वो झुका भी है और जियोइड शेप है, तो सब जगह तो किरण पहुंच नहीं पाती, इसलिए इधर अंधेरा रहता है। तो ठीक है। 29 पे आते हैं। 29 में बताना कौन सा सही है। पृथ्वी की कक्षा के द्वारा निर्मित और पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाले तल को कक्षीय तल कहा जाता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 22.5 डिग्री पर झुकी हुई है और इसकी ध्रुवी कक्षीय तल के साथ 66.5 डिग्री कोण बनाती है, यानी अर्थ टिल्ट है 22.5 डिग्री। पृथ्वी पर दिन और रात को विभाजित करने वाले व्रत को प्रतिदीप्ति या प्रदीप्ति व्रत कहा जाता है, या इल्यूमिनेशन सर्कल कहा जाता है। आसान है इसको करना। यहाँ से दूसरा गलत है, क्योंकि 22.5 डिग्री नहीं 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यानी पहला और तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, और ये हमारे हरियाणा सिविल सर्विसेज का क्विज टेस्ट, हरियाणा स्पेशल सिलेक्शन मटेरियल, फुल मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएगा, लेके आप पूरा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप में भी मिल जाएगा। इस टाइम डिस्काउंट बढ़ गया है, 50%।
जाके फुल लेंथ मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है सही बताओ। पृथ्वी जो है सूर्य या पृथ्वी द्वारा सूर्य से प्राप्त 51% ऊर्जा में से 23% ऊर्जा धरातल स्थल से सतह से वायुमंडल में दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में नष्ट हो जाती है। यानी आउट ऑफ 50% 51% ऑफ एनर्जी रिसीव बाय अर्थ फ्रॉम द सन 23% इज लॉस्ट एज लॉन्ग वेव रेडिएशन फ्रॉम द सर्फेस टू एटमॉस्फेयर। ऑफ दिस 23% इसका भी 23% का 6% एब्जॉर्ब हो जाता है बाय एटमॉस्फेयर, 17% escape directly into space. 9% of the terrestrial energy is spent into convection and turbulence and 19% is spent into evaporation. ये हीट बजट है पूरा हीट बजट देखिए क्या शानदार तरीके से टेस्ट के फॉर्म में रिवाइज करा दिया गया आपको। तीनों सही है और इसको याद जरूर रखना। क्वेश्चन 31 पे आते हैं। यहाँ सही की पहचान करनी है, कौन सा सही हो जाएगा। आग्नेय शैलें प्राथमिक शैलें हैं तथा अन्य शैलें इन प्राथमिक शैलों से निर्मित होती हैं। आग्नेय शैलों को कयांत्रित शैलों में परिवर्तित किया जा सकता है। आग्नेय एवं कयांत्रित शैलों से प्राप्त अंशों से अवसादी शैलों का निर्माण होता है। तो यहाँ कौन सा सही है, तो यहाँ तीनों सही है। चलो 32 में सही की पहचान करनी, कौन सा सही है। लैटिन अमेरिकी एकीकरण संघ यानी लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन 12 अगस्त 1980। खाड़ी सहयोग परिषद 25 मई 1981। दक्षिणी साझा बाजार 26 मार्च 1993। दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय 17 अगस्त 1992। तो यहाँ 1, 2, 4 देखेंगे आप सही, तीसरा गलत हो जाएगा क्योंकि सदर्न कॉमन मार्केट की अगर बात करें तो ये 26 मार्च 1991 को बनी। ठीक है, चलिए 33 में सही की पहचान करनी है, काफ़ी ज़्यादा आसान है। मैकमोहन रेखा मैनहरीम रेखा की बात करा पहले, मैनरहीम रेखा सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच। मैग्नियोट फ्रांस के द्वारा खींची गई जर्मनी और फ्रांस के बीच। 17 पैरेलल लाइन ये उत्तर और दक्षिण वियतनाम की सीमा रेखा। 30 पैरेलल लाइन उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच। बताइए कौन सा सही है। तो यहाँ पे कौन सा सही है, चारों सही है ना, और इम्पॉर्टेंट भी है काफ़ी। चलिए 34 पे आते हैं। नदी है और कौन सा उद्गम स्थल इसका कहाँ है, ये आपको मिलान करना होगा। जैसे आमू दरिया नदी, इरावती और साल्वीन नदी और येनिसी नदी, कौन कहाँ से निकल रहा है मिलाते हैं। आइए इसको। आमू दरिया नदी की बात करें तो ये पामीर पर्वत से निकलती है तजिकिस्तान से। इरावती नदी तो बहुत फेमस है म्यांमार की। और साल्वीन नदी ये हो जाएगी आपकी तांगुला पर्वत तिब्बत, येनसी होगी मंगोलिया। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया इस हिसाब से 1, 2, 3, 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4। चलिए 35 देखते हैं। नहर है और जोड़ने वाला जल काय है। जैसे पनामा नहर, कील नहर और सेंट लॉरेंस सीवे नहर और राइन मैन ड्यूब नहर। ठीक है, राइन मैन ड्यूब कैनाल। बताओ भाई, इसको सोचो। तो सबसे पहले पनामा कैनाल की अगर बात कर लें तो ये अटलांटिक को पैसिफिक से कनेक्ट करता है भाई। कील कैनाल की अगर बात करें तो ये नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से कनेक्ट कर देगा। सेंट लॉरेंस सीवे कैनाल की अगर बात करें तो ये ग्रेट लेक्स में है और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है, ये ठीक है। राइन और मैंड्यूब कैनाल जो है यूरोप के नॉर्थ सी को ब्लैक सी से कर देगा। यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 36 पे आते हैं। इसमें भी सही मिलान करना होगा। 6 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल। तो 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के रोंडो द्वीप के बीच है। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के बीच। 10 डिग्री लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच। तो आइए मिलाते हैं इसको। देखिए 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में है, बिल्कुल सही है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में है। यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 37 में आता है पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं और असम हिमालय। इसका मिलान करना है आपको। जैसे पंजाब हिमालय बहुत ही आसान है, सिंधु और सतलज के बीच में है। नेपाल हिमालय की बात करें तो ये आपका काली और तीस्ता नदी के बीच में हो जाएगा। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में। असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो इसको एक बार ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 38 को चाहे तो वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो आप। कि भारतीय संसद प्रणाली में राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का कार्यकारी होता है। प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यकारी होती है। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री देश के शासन का सर्वोच्च प्रमुख होता है। हालांकि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्र का सर्वोच्च प्रमुख होता है, लेकिन देश के शासन की बागडोर पीएम के हाथ में हो रहती है।
संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिनिस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। तो यहाँ देखेंगे आप, बिल्कुल सही है ये चारों स्टेटमेंट। चलो 39 पे आ जाते हैं। सही पहचानना है आपको, यहाँ कौन सा सही हो जाएगा। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में मान्यता देते हुए 1999 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया तथा गुजरात भूकंप के बाद 2001 में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है की स्थापना 2005 में भारत सरकार ने करी और 2007 में अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया इसको। तो यहाँ पे सही है सिर्फ कौन सा, पहला दूसरा, क्योंकि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथराइजेशन ये 2006 में ऑथराइज हो गया था, 2006 में। ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है इसके लिए गठित समिति में कौन होता है भाई? द कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। कौन कौन होता है भाई इसमें? पीएम, फाइनेंस मिनिस्टर, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष नेता, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के उपाध्यक्ष। तो ये तो हो गया आपका पीएम। ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष नेता हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे, राज्यसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे। फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होता इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाते हैं। सही की पहचान करनी है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है, यानी लीगल राइट है। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करना है और नमित वर्मा बनाम भारत संघवाद सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। तो यहाँ पे भी चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन 42 देख लेते हैं। इसमें सही की पहचान करनी है। पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 6 अगस्त 1954 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। योजना आयोग का सचिव इसका पदेन सचिव भी होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच समन्वय के रूप में कार्य करती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा सही है। तो ये 2 3 4 यहाँ सही है, पहला गलत है क्योंकि इसकी स्थापना 1952 में हुई थी, 1952 में। चलो 43 में सही की पहचान करनी है। यहाँ पे कौन सा सही होगा आपका? 13 अगस्त 2014 को कह रहा है मोदी सरकार ने 67 वर्ष पुराने योजना आयोग को भंग करके इसके स्थान पर नए निकाय की स्थापना की घोषणा की थी। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी। नीति आयोग योजना आयोग की ही तरह भारत सरकार के कार्यकाली संकल्प का या संकल्प द्वारा सृजित निकाय है। नीति आयोग न तो संवैधानिक है न ही वैधानिक है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक अथवा संविधानोत्तर निकाय है। तो यहाँ सही की बात करें अगर तो 2 3 4 5 सही है, पहला गलत है क्योंकि 65 वर्ष पुराना है। ठीक है। 44 में सही की पहचान करनी है। कौन सा सही है? राज्य का जो महाधिवक्ता है अपने पद से त्यागपत्र देकर भी कार्यमुक्त हो सकता है। सामान्यतः राज्य का महाधिवक्ता त्यागपत्र तब देता है जब सरकार त्यागपत्र देती है या पुनर्स्थापित होती है, क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सलाह पर ही होती है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की बात कर रहा है। भारतीय संविधान में महाधिवक्ता के वेतन भत्तों को भी निश्चित नहीं किया गया है। राज्य के महाधिवक्ता के वेतन भत्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। देखेंगे आप चारों ठीक है यहाँ पे। क्वेश्चन 45 में सही की पहचान करनी है। कौन सा सही है? भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने या दोनों सदनों में संयुक्त बैठक में मताधिकार के बगैर भाग लेने का अधिकार है। महान्यायवादी केंद्र सरकार का पूर्णकालिक वकील होता है। महान्यायवादी एक सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए उसे निजी विधिक कार्रवाई से रोका नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 4 सही है, तीसरा गलत हो जाएगा क्योंकि महान्यायवादी जो है ये केंद्र सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं होता है ना, पूर्णकालिक वकील नहीं होता है, या यूं कहे अटॉर्नी जनरल इज नॉट अ फुल टाइम लॉयर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये गलत हो जाएगा। 46 में सही की पहचान करनी है। कौन सा सही है? कैग के बारे में। भारत का कैग भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और विधानसभा वाले प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से होने वाले सभी व्यय संबंधी लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत की आकस्मिकता निधि और भारत के लोक लेखा के साथ साथ प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से होने वाले सभी व्यय की लेखा परीक्षा करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के किसी भी विभाग द्वारा रखे गए सभी व्यापारिक, विनिर्माण, लाभ हानि खाते, बैलेंस शीट और अन्य सहायक खातों की लेखा परीक्षा करते हैं।
तो ये ठीक है यहाँ भी तीनों आपके। 47 में सही की पहचान करनी, कौन सा सही हो जाएगा। नेशनल कमीशन फॉर एसटी इज़ अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कह रहा है। नेशनल कमीशन फॉर एससी वाज गिवन अंडर आर्टिकल 339 है। और 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1990 हैड एस्टैब्लिश नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी फॉर वेलफेयर ऑफ एससी एंड एसटी। National Commission, this commission was established under Article 339 of Indian Constitution with the objective of providing protection to scheduled castes and scheduled tribe। बहुत बढ़िया सवाल है। सही की बात कर रहा है सिर्फ यहाँ, तो सही तो सिर्फ तीसरा होगा, क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर जो आपका एसटी है, एक सेकेंड, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये अंडर आर्टिकल 338 जो है ए में दिया भी हुआ है भाई। नेशनल कमीशन फॉर एससी 338 में, एसटी 338 ए में है, में ना 339 नहीं, और एसटी 338 में हो जाएगा, एसटी 338 है और ओबीसी 338 बी में, ठीक है। तो यहाँ 338 होना चाहिए था, तो सिर्फ तीसरा सही है। 48 में सही की पहचान करनी है, बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, ये भी काफ़ी शानदार सवाल है। कह रहा है 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016 को 121वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था। 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016 ने जीएसटी जो है उसको ऐड करा था और जीएसटी इंप्लीमेंट 1 जुलाई 2017 से हुआ। आर्टिकल 279 ए में ऐड हुआ और यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को एक आदेश के द्वारा जीएसटी काउंसिल की स्थापना के लिए शक्ति देता है और इसी के अनुसार राष्ट्रपति ने 2016 में अपने आदेश द्वारा काउंसिल की स्थापना भी की थी। तो पूरा आपका देखिए जीएसटी रिवाइज हो गया यहाँ से। 121 नहीं 122 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था ये, जो कि पेश हुआ था 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 से, लागू हुआ 1 जुलाई 2016 से, इसलिए जीएसटी डे भी 1 जुलाई 2000 को मनाते हैं। आर्टिकल 279 ए में जीएसटी काउंसिल इस्टेब्लिश करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। यानी पहला गलत है, 2 3 4 5 सही हो जाएगा। 49 में सही की पहचान करनी है, यहाँ कौन सा सही हो जाएगा आपका। राज्य वित्त आयोग जो है यानी फाइनेंस कमीशन एक संवैधानिक संस्था है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 243 झा या 243 आई यानी जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है 243 आई के तहत बनाया जाता है, कह रहा है। और 243 वाई स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑल्सो रिव्यू द फाइनेंस पोजीशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज अंडर द आर्टिकल 243 वाई यानी नगर पालिकाओं के लिए 243 वाई और पंचायतों के लिए 243 आई। कौन सा सही है, तो ये तीनों ठीक है यहाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में सही की पहचान करनी है अब आपको। भारतीय संविधान का भाग 14 जो है इसके अनुच्छेद 315 से 23 में राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता और शक्तियों के अलावा इसके गठन, इसके सदस्यों की नियुक्ति और बर्खास्तगी को भी निर्दिष्ट करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। संविधान आयोग के सदस्यों की संख्या निर्दिष्ट नहीं करता है और यह राज्यपाल के विवेक पर छोड़ दिया गया है। संविधान राज्यपाल को अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार भी देता है। बहुत ही आसान है दोस्तों, चारों यहाँ पे स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 51। इसमें आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। आर्टिकल 324 क्लॉज 1 कह रहा है इसके अनुसार निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर सृजित होगा। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है भाई, यानी प्रेसिडेंट जो है में अपॉइंट रीजनल कमिश्नर ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन। निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होगा, जो भी पहले हो जाए। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यानी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 भारत में मतदान करने और निर्वाचित होने का अधिकार प्रदान करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले सही की बात कर लें तो 2 और 4 सही है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि ये 324 क्लॉज 2 में दिया हुआ है, ठीक है। और तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि इसका कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, जो भी पहले हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, इसमें आपको सही बताना है। अनुच्छेद 267 यानी 267 के तहत राज्य विधानमंडल जो है विधि द्वारा राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगी, यानी 267 के थ्रू जो है स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट इस्टेब्लिश करती स्टेट कंटीजेंसी फंड। अनुच्छेद 275 के तहत कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 280 क्लॉज 1 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति जो है संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पहले समय पर जैसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे आदेश द्वारा एक वित्त आयोग का गठन करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 और 3 सही है, पहला गलत है क्योंकि 267 क्लॉज 2 में जो है राज्य विधानमंडल जो है वो संचित निधि बना सकता है, आकस्मिकता निधि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 में सही की पहचान करनी है, यहाँ कौन सा सही होगा। राजनीतिक दलों को पहली बार 1985 में
संविधान द्वारा मान्यता दी गई थी जब दल बदल को रोकने के लिए संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक पार्टी के पास कुल सदस्यता का कम से कम 10% यानी 55 सदस्य होने चाहिए और विपक्षी दल के नेता को आधिकारिक मान्यता देने के लिए यह 1/10वां नियम आवश्यक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा सही है, तो ये तीनों यहाँ पे भी ठीक है। 54 में भी सही की पहचान करनी है। वर्तमान में हरियाणा में उपमंडल अधिकारियों का नेतृत्व में 82 उपमंडल हैं, यानी 82 सब डिवीजन्स हैं। वर्तमान में हरियाणा में तहसीलदारों के नेतृत्व में 92 तहसीलें हैं। हरियाणा में नायब तहसीलदारों के नेतृत्व में 47 उप तहसीलें हैं और वर्तमान में हरियाणा में खंड विकास और पंचायत अधिकारियों के नेतृत्व में 130 विकास खंड हैं। तो यहाँ कौन सा सही है, तो यहाँ भी ये तीनों ठीक हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 55 में सही बताना है। हरियाणा राज्य की मूर्तियों पर मथुरा कला का सर्वाधिक प्रभाव है। हरियाणा राज्य में लाल पत्थर से बनी मूर्तियाँ लगभग पूरे हरियाणा से प्राप्त हुई हैं। हरियाणा राज्य में लाल पत्थर से बनी भगवान शिव की प्रतिमा हरनौल से प्राप्त हुई है। हरियाणा में मिली देवी देवताओं की मूर्तियों पर गांधार कला, मथुरा कला और द्रविड़ कला का प्रभाव दिखता है। रोहतक से प्राप्त गुप्तकालीन मुद्राओं पर कार्तिकेय का चित्र अंकित है। यहाँ पे कौन सा सही है, तो यहाँ पे आप पांचों देखेंगे ठीक हो जाएंगे। 56 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। 11 नवंबर 2019 को गुरुग्राम में उत्तर भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क बनाया गया था। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान की स्थापना अगस्त 2013 में गुरुग्राम में की गई। गुरुग्राम नगर परिषद को राज्य सरकार द्वारा 2008 में नगर निगम का दर्जा दिया गया था। मिशन टीवी फ्री हरियाणा की शुरुआत 20 नवंबर 2015 को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में की गई थी। तो यहाँ पे भी देखेंगे आप चारों ठीक है। चलो 57 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। 1940 ईस्वी में जिंद रियासत में प्रजामंडल आंदोलन हुआ जिसका नेतृत्व हीरा सिंह चिरानिया ने किया था। सन 1824 में हिसार में सूरजमल के नेतृत्व में कृषक विद्रोह हुआ था। 15 नवंबर 1949 को नाथूराम गोडसे को अम्बाला जेल में फांसी दी गई थी। यहाँ पे सही कौन सा है, तो ये तीनों ठीक हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 58 में सही की पहचान करनी है। फसल बीमा योजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। हरियाणा या सार्वजनिक शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कराने वाला भारत का पहला राज्य है हरियाणा, और वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है, और स्वास्थ्य आपके द्वार कार्यक्रम लागू करने वाला पहला राज्य है। तो इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट आपका ठीक होगा, तो ये चारों ठीक है यहाँ पे। क्वेश्चन 59 देखते हैं। यहाँ पे सही की पहचान करनी है। भारतीय कॉरपोरेट मामलों का संस्थान गुरुग्राम, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र सिरसा, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र करनाल। इनमें से कौन सा सही है, तो ये तीनों सही है ना, ठीक है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र की बात करें अगर, तो ये भी आपका हिसार में है। कहाँ पे है, हिसार में। क्वेश्चन नंबर 60 में सही की पहचान करनी है। यमुनानगर कपाल मोचन मेला, पंचकुला मैंगो मेला, हिसार अग्रसेन जयंती मेला, रोहतक बाबा मस्तनाथ मेला। तो ये चारों यहाँ ठीक हो जाएंगे। और दोस्तों हमारा क्विज और टेस्ट सीरीज़ अगर आप मॉक लेना चाहते हैं बचे समय में, और हरियाणा स्पेशल का करंट अफेयर्स और पूरा नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, वो भी आपको बहुत डिस्काउंट में मिल जाएगा इन नंबर पे कांटेक्ट करके, या हमारी ऐप से भी प्राप्त कर सकते हैं आप। ऐप है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। चलो क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा सही होगा। सकल घरेलू उत्पाद का मुख्य आधार जो है वो सकल मूल्यवर्धन डेटा होता है, यानी जीवीए डाटा इज़ द प्राइमरी बेसिस फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 2015 में यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट 2008 को भारत ने अपनाया था। सकल मूल्य वर्धित के विकास को देखकर यह आसानी से समझा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र मजबूती से बढ़ रहे हैं और कौन से संघर्ष कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी तीनों ठीक हो जाएंगे आपके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 62 पे आ जाते हैं। इसमें आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ सही होगा। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का सबसे अच्छा तरीका है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य वर्धित घटाने के बाद बची हुई आय को अर्थव्यवस्था का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है ना, सकल राष्ट्रीय उत्पाद ये नहीं होगा। यहाँ पे होना चाहिए था नेट नेशनल प्रोडक्ट, या कह सकते हो आप
कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसी भी देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का सबसे अच्छा तरीका है, ये नहीं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद नहीं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट कह सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 पे आ जाते हैं। इसमें सही की पहचान करनी है। ये जीडीपी है, कह रहा है प्राइवेट कंजम्पशन प्लस टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस या गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। जीडीपी इज इक्वल टू प्राइवेट कंजम्पशन, टोटल इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट माइनस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। जीडीपी इज इक्वल टू प्राइवेट कंजम्पशन, टोटल इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। जीडीपी इज इक्वल टू प्राइवेट कंजम्पशन, टोटल इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इन चारों में से कौन सा जो है वो सही है आपको बताना है। सिंपल है, फॉर्मूला याद भी रखना है। सी वाला सही है ना। सकल घरेलू उत्पाद होता है निजी खपत, कुल निवेश, सरकार द्वारा निवेश प्लस सरकार द्वारा खर्च। 64 पे आते हैं। बैंकिंग राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1969, इसके अंतर्गत भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, जिनकी जमा पूंजी 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण के दूसरे चरण में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 5 अप्रैल 1980 में 200 करोड़ रुपए से अधिक जमा पूंजी वाले 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाया था। तो यहाँ आप देखेंगे दोनों ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 65 देखते हैं। मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरणों का चयन करना है, यानी क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट रेशनिंग, मोरल सुएशन, परसुएशन, कैश रिजर्व रेशियो या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। मॉनेटरी टूल्स क्वालिटेटिव में कौन से होंगे ये आपको बताना होगा। तो एक तो मार्जिन आवश्यकताएं हैं, क्रेडिट राशनिंग है और नैतिक कानून है, ये आपका क्वालिटेटिव है। ये क्वांटिटेटिव में आते हैं, ठीक है। ये किस में आते हैं? क्वांटिटेटिव में आते हैं। मतलब क्वांटिटेटिव मतलब बैंक रेट भी है, रेपो रेट है ना, RRR यानी रिजर्व रेपो रेट, ये सब क्वांटिटेटिव में आते हैं। 66 में सही की पहचान करनी है। प्राथमिक घाटा यानी प्राइमरी डेफिसिट सरकार की चालू वर्ष की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है, जो कुल राजकोषीय घाटे से पिछले ऋणों पर ब्याज भुगतान को घटाकर निकाला जाता है। राजस्व घाटा तब होता है जब सरकार का कुल राजस्व व्यय उसकी कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो जाता है। राजकोषीय घाटा सरकार की कुल आय पर कुल व्यय की अधिकता है, जो सरकार की कुल उधारी की आवश्यकता को दर्शाता है। भाई यहाँ पे कौन सा सही है? एक बार चाहे तो फिर से वीडियो को पॉज करके स्टेटमेंट को पढ़ के एनालिसिस कर सकते हैं आप। तीनों ठीक है, क्योंकि यहाँ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 67 में सही की पहचान करनी है। गरीबी अंतर अनुपात यानी पॉवर्टी गैप रेशियो औसत बेरोजगारी की एक माप है। गरीबी अंतराल अनुपात गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की औसत दूरी को दर्शाता है कि वे गरीबी रेखा से कितना नीचे हैं। गरीबी अंतराल अनुपात को गरीबी रेखा के सापेक्ष औसत प्रतिशत की कमी के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे 2 और 3 सही है। गरीबी अंतराल अनुपात औसत और आय जो है ना, औसत बेरोजगारी नहीं, औसत आय अंतर का एक माप है ना, औसत आय, औसत आय जो आती है, या इंग्लिश में यूँ कहें तो एवरेज इनकम, ठीक है। एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, एवरेज इनकम। 2 और 3 ठीक है। 68 में सही बताना है। विश्व बैंक, विश्व निवेश रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है ना, कौन कौन सी रिपोर्ट निकालता है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स। सही की बात करें अगर तो 2 और 4 सही है। यहाँ पे पहला गलत है, क्योंकि विश्व बैंक जो है विश्व विकास रिपोर्ट निकालता है, निवेश नहीं, विश्व विकास रिपोर्ट, या इंग्लिश में कहें तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। और तीसरा इसलिए गलत है, विश्व विकास रिपोर्ट बताए ना, विश्व निवेश रिपोर्ट निकालता है संयुक्त राष्ट्र व्यापार, ठीक है, याद रखिएगा। 69 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक है। पोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी, मैन एंड इकोनॉमिक्स राधा कमल मुखर्जी, फूड प्लानिंग फॉर 400 मिलियंस रॉबर्ट मुंडल, और एशियन ड्रामा एंड इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशंस, मतलब ये बुक है पूरी, एशियन ड्रामा। तो कौन सी किसने लिखी है, सही कौन सा है? तो देखो ये तो सही है, पहला और चौथा भी सही है। मैन एंड इकोनॉमिक्स की बात करें ये रॉबर्ट मुंडल की है, और फूड प्लानिंग फॉर 100 मिलियंस ये राधा कमल मुखर्जी की है। यानी पहला चौथा सही है सिर्फ। चलो 70 को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, यहाँ सही बताना है आपको। 16 अक्टूबर 2014 को श्रमेव जयते कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री ने श्रमिकों को राष्ट्र निर्माता की संज्ञा दी और श्रम की महत्ता को सत्यमेव जयते के समकक्ष बताया।
प्रसूति लाभ अधिनियम 2017 के तहत सवेतन मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया और 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी हो। दोनों सही है यहाँ पे। चलिए 71 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ सही है। कह रहा है लोटानिक घर्षण बल या लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम होता है और स्थैतिक घर्षण का मान सबसे ज़्यादा। रोलिंग फ्रिक्शन हैज़ लोवेस्ट वैल्यू एंड स्टैटिक फ्रिक्शन हैज़ हाईएस्ट वैल्यू। A ball bearing is a device used to enable rotational or linear motion while minimizing friction. Lubricants such as oil and grease are used to increase friction. Static friction is the force that opposes the onset of sliding motion between two surfaces in contact at rest. कौन सा सही होगा यहाँ पे? तो 1, 2, 4 सही है, क्योंकि तेल या बात करें हम लोग ग्रीस वगैरह की, ये घर्षण को बढ़ाता नहीं है, कम कर देता है। ठीक है। 72 में सही की पहचान करनी है। अणुओं के विशेष विन्यास और गति के आधार पर शरीर या किसी भी निकाय की कुल ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। बिजली के उपकरणों में धारा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। एक रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान मुक्त या अवशोषित ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थों के नाभिकों के विखंडन अथवा संलयन के फलस्वरूप मुक्त हुई ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे चारों ठीक हो जाएंगे। चलो 73 देख लेते हैं। 73 में सही की पहचान करनी है। किण्वन प्रक्रिया के दौरान अल्कोहल निर्माण के उप उत्पाद के रूप में पोटेशियम बिट्रेट नामक एक अम्लीय लवण प्राप्त होता है और लैक्टिटोटल लैक्टोज के हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है। लैक्टिटोल की बात कर रहा है, ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजनेशन ऑफ लैक्टोज। 1939 में एडवर्ड डेविस ह्यूजेस ने सर क्रिस्टोफर इंगोल्ड के साथ मिलकर एल्काइल हैलाइड और संबंधित यौगिकों की न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन प्रक्रिया का प्रस्ताव रखा था। ओजोन का इस्तेमाल सिनेमाघरों में पेस्टिसाइड के तौर पर, अंडरग्राउंड रेलवे में हवा को साफ करने के लिए, पानी को साफ करने में और खाने को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1, 2, 4 सही है, तीसरा गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसकी स्थापना 1937 में हुई थी, 1937 में। ठीक है। 74 में सही की पहचान करनी है। भारी जल साधारण जल की तुलना में मंद वेग से अभिक्रिया करता है, जिससे शरीर में होने वाली समान अभिक्रियाएं संतुलित हो जाती हैं। भारी जल पौधे की वृद्धि को बढ़ाता है। भारी जल में बीज का अंकुरण बढ़ता है। भारी जल का उपयोग मंदक के साथ प्रशीतक के रूप में भी किया जा सकता है। तो यहाँ 1 और 4 सही है, दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि भारी जल पौधों का जो विकास है उसको रोक देता है, बढ़ाता नहीं है। और भारी जल में बीजों का अंकुरण भी रुक जाता है ना, यहाँ रुकेगा और यहाँ विकास भी रुकेगा। चलो 75 में सही की पहचान करनी है। क्या कह रहा है भाई? कह रहा है ऑल लिविंग मेंबर ऑफ क्लास कौन सा? साइक्लोस्टोमेटा आर एक्सटर्नल पैरासाइट ऑफ सम फिश। द स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अ सेल एंड सेल वर फर्स्ट ऑब्जर्व इन कॉर्क बाय रॉबर्ट हुक। और कलर्ड बॉडीज कॉल्ड plastids are found only in plant cells. Green plastids containing zinc are called chloroplast. थोड़े से टफ नाम लग रहे होंगे आपको, पर 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत है यहाँ। क्लोरोफिल युक्त हरे प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जिंक नहीं। यहाँ क्या होना चाहिए था? क्लोरोफिल। ठीक है। 76 में सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन कारखाना भी कहा जाता है। लाइसोसोम कोशिका के हाइड्रोलिटिक एंजाइम के भंडार हैं, जिन्हें आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और सेंट्रोसोम जंतु कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक प्रमुख माइक्रोट्यूबुल आयोजन केंद्र है, जो मुख्य रूप से कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तो यहाँ भी आप देखेंगे चारों सही हो जाएंगे। 77 में सही की पहचान करनी है। भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन लाल ग्रह मंगल पर देश का पहला मिशन था। मार्स ऑर्बिटर मिशन ने इंटरप्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन के लिए ज़रूरी टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया था और 8 साल तक ऑर्बिट से मंगल की सतह और एटमॉस्फेयर का अध्ययन किया था, जो इसके अनुमानित जीवन काल से कहीं ज़्यादा था। इसरो का अप्रैल 2023 में संपर्क टूट गया और उसने मिशन को खत्म घोषित कर दिया। तो यहाँ 1 और 2 सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल 2022 में संपर्क टूटा था। ठीक है। 78 में देखते हैं सही की पहचान करनी है आपको। एस्ट्रोसेट की बात कर रहा है। इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड स्पेस एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी लॉन्च इनटू 650 किलोमीटर
6 degree inclination orbit on September 28, 2015 with a mass of 1515 kg. AstroSat was launched by PSLV C-30XL rocket from the Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. AstroSat carry a total of 7 scientific payloads that enable the study of images, temporal and spectral properties of galactic and extragalactic cosmic sources. तो यहाँ 1 2 सही है, तीसरा गलत हो जाएगा भाई, ठीक है, क्योंकि इसमें 5 पेलोड थे, 7 नहीं, ठीक है। 79 पे आते हैं, सही की पहचान करनी है यहाँ पे आपको। जल शक्ति मंत्रालय ने 2008 में राष्ट्रीय जल मिशन शुरू किया था। राष्ट्रीय जल मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 मिशनों में से एक है, जिसे 2008 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय जल मिशन को 2011 में कैबिनेट की मंजूरी मिली थी और कैच द रेन अभियान मार्च 2021 में राष्ट्रीय जल मिशन के तहत एक प्रमुख राष्ट्रीय अभियान के रूप में शुरू किया गया था। तो यहाँ पे भी देखेंगे आप, तीनों ठीक हो जाएंगे। चलिए 80 में सही बताना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को अगस्त 2005 में संसद में पारित किया था और यही 2 फरवरी 2006 से आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से शुरू हुआ और इसका नाम जो है बाद में नरेगा कर दिया गया। अक्टूबर 2009 को मनरेगा वापस कर दिया गया, मतलब 2 अक्टूबर को नरेगा जो था उसका नाम बदलकर मनरेगा करा गया। नरेगा हर ग्रामीण परिवार को 100 दिनों का गारंटीकृत वेतन देता है भाई, जिसमें कम से कम 33% महिलाएं भी काम करती हैं। 15 दिनों के अंदर अगर काम नहीं मिलता है तो नरेगा के तहत बेरोजगारी भत्ता भी मिलता है आपको। तो ये 5 ठीक है यहाँ। अब तो इसका नाम VVG राम जी कर दिया गया भाई, तो सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि न्यूज़ में बना हुआ है। चलो 81 देख लेते हैं, इसमें आपको बताना है सही कौन सा है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 15 अगस्त 2028 को शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के विलय से बनाई गई थी। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लघु उद्यमों, पारंपरिक उद्योगों व कारीगरों को स्वरोजगार तथा उद्यम स्थापित करने के अवसर देता है। तो यहाँ तीनों ठीक हो जाएंगे। चलो 82 में सही बताना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत इंस्पायर योजना को 13 दिसंबर 2008 को शुरू किया गया था। इंस्पायर योजना का उद्देश्य छात्रों में विज्ञान और शोध के प्रति रुचि बढ़ाना है। इस योजना का मुख्य घटक इंस्पायर अवार्ड मानक है, जिसमें कक्षा 6 से 10 के छात्रों से मौलिक विचार लिए जाते हैं और चयनित छात्रों को मॉडल बनाते हुए 10,000 रुपये दिए जाते हैं। मानक का पूर्ण रूप मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पायरेशन एंड नॉलेज है। इंस्पायर का पूर्ण रूप इनोवेशन इन साइंस परसूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। सही कौन सा है? तो 5 ठीक है यहाँ। 83 में सही की पहचान करनी है। शिक्षा मंत्रालय ने मध्यमा भोजन योजना को 15 अगस्त 1992 को शुरू किया है और मिड डे मील योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक में नामांकित 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पका हुआ भोजन दिया जाता है। इसके अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर लगभग 450 कैलोरी व 12 ग्राम प्रोटीन तथा उच्च प्राथमिक में 700 कैलोरी व 20 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराया जाता है। सितंबर 2021 में मध्यमा भोजन योजना को प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना नाम दिया गया था। तो यहाँ 2 3 4 सही है, पहला गलत है क्योंकि इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी। चलो 84 देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। सही की पहचान करनी है इसमें भी आपको। 27 नवंबर 2006 को भारत ने पृथ्वी एयर डिफेंस, जिसे प्रद्युम्न भी कहा जाता है, इसका पहला सफल परीक्षण किया था। इस सफल परीक्षण के साथ भारत दुनिया का 5वां देश बन गया था जिसके पास बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करने की क्षमता है। यह प्रणाली द्विस्तरीय सुरक्षा चक्र का हिस्सा है, जिसमें पैड वायुमंडल के बाहर और AAD वायुमंडल के भीतर खतरों को रोकता है। तो पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि भारत 5वां नहीं 4था देश बना था। चलो 85 में सही की पहचान करनी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने PM सूर्योदय योजना की घोषणा 22 जनवरी 2024 को की थी। 13 फरवरी 2024 को PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के रूप में मंजूरी हुई थी। केंद्र सरकार का लक्ष्य 2026-27 तक 1 करोड़ घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर लगाकर प्रतिमाह 300 यूनिट निःशुल्क बिजली देना है। PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 किलोवाट पर 30,000 रुपये, 2 किलोवाट पर 60,000 रुपये, 3 किलोवाट या उससे अधिक तब 78,000 रुपये सब्सिडी मिलेगी। चंडीगढ़ दमन दीव ने अपनी सरकारी भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा लगाने के लक्ष्य को 100% हासिल कर लिया है। तो यहाँ भी देखेंगे आप सारे सही हो जाएंगे।
86 देखते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान यानी इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक एंड ट्री ब्रीडिंग, कोयम्बटूर तमिलनाडु। सेंटर ऑफ फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, शिमला हिमाचल। एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट, हैदराबाद तेलंगाना। तो यहाँ पे भी चारों ठीक है। 87 में सही बताना है। फिशरीज डे 21 नवंबर, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे 4 दिसंबर, सॉइल डे 5 अक्टूबर, अर्थ डे 22 अप्रैल, इन्वायरमेंट डे 5 जून। तो यहाँ भी आप देखेंगे 1 2 4 5 सही है, सॉइल डे गलत है, ये 5 दिसंबर को होता है। चलो 88 में देखते हैं, सही की पहचान करनी है। शास्त्रीय नृत्य और मूल राज्य जैसे मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और कथक। ठीक है, कौन सा कहाँ से ओरिजिन हुआ है? मोहिनीअट्टम केरल ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश ठीक है। कथकली की बात करें अगर तो ये केरल से हुआ है। कथकली कहाँ से हुआ है? केरल से। और कथक जो है ये आपका उत्तर प्रदेश से। चलो अगला देखते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। इसमें कौन सा सही होगा आपका? खाद्य एवं कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, रोम इटली। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जेनेवा स्विट्जरलैंड। खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, वियना ऑस्ट्रिया। तो सही कौन सा है? तो 1 2 3 सही है, चौथा गलत हो जाएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये मनीला में है, फिलीपींस है ना, ये कहाँ है? मनीला। चलो 90 में सही की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा सही होगा भाई? मुख्यालय से संबंधित है, जैसे कॉफ़ी बोर्ड है और रबर बोर्ड है, टी बोर्ड है, टोबैको बोर्ड है और स्पाइस बोर्ड है। कौन सा इसमें सही मैच कर रहा है? कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु कर्नाटक, रबर बोर्ड जो है केरल कोट्टयम, कोलकाता पश्चिम बंगाल। चाय बोर्ड, तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश। मसाला बोर्ड की बात करें कोची कर्नाटक नहीं, केरल में है। तो 1 2 3 4 ही सही है इसमें। 91 पे आते हैं दोस्तों। और ये टेस्ट सीरीज़ वगैरह अगर आप हमारी लेना चाहते हैं, बचे हुए समय में मॉक टेस्ट ज़रूर लगा लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अब 26 अप्रैल है, अब जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 10 अप्रैल हो गई, तो प्लीज़ इसको लगाइए, बेनिफिट होगा आपको काफ़ी। अब ये हरियाणा का इकोनॉमिक सर्वे है, इसमें आपको गलत बताना है। 2024-25 के सकल राज्य मूल्य वर्धन में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का योगदान जो है स्थिर कीमतों पर 13.9% है। राज्य के सकल स्थायी पूंजी निर्माण में तृतीय क्षेत्र का योगदान जो है 2021-22 में 33.8% था, 22-23 में 33.4 है। हरियाणा राज्य राजकोषीय सुधार करने और अपने राजकोषीय प्रबंधन करने के हिसाब से देश भर में प्रथम पे है। राज्य में दिसंबर 2024 तक वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की कुल संख्या 5372 है। तो यहाँ देखेंगे आप, पहला गलत है, ये 15.9% दर्ज करा गया है, 15.9। हरियाणा बजट के संदर्भ में यहाँ गलत बताना है। कौन सा गलत है? राज्य भर की 5 यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स में नए उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे। मिशन ओलंपिक 2036 विजयी भाव योजना के तहत 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। खिलाड़ी बीमा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत एथलीटों को 10 लाख तक का मेडिकल कवरेज दिया जाएगा। एथलीटों की सुविधा के लिए खेलो हरियाणा ऐप लॉन्च किया जाएगा। कौन सा यहाँ पे गलत है? तो 10 लाख नहीं 20 लाख का बीमा दिया गया है, ये गलत है। 93 में बताना है आपको गलत की पहचान। 2024-25 में राजस्व घाटा जो है सकल घरेलू उत्पाद का 2.4% है। राजस्व घाटा 14-15 के 13.4% से कम होकर 24-25 में 9.9% रहने का अनुमान है। 2014-15 में हरियाणा के बजट में राजकोषीय घाटा तत्कालीन सकल घरेलू उत्पाद का 2.88% है। 2024-25 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 2.68%। तो यहाँ गलत की बात करें अगर, तो यहाँ होना चाहिए था 1.90%। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 94 में सही की पहचान करनी है। कौन सा यहाँ पे सही होगा? हाल ही में हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार में वर्ष 2024 के लिए क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र फरीदाबाद के प्राध्यापक डॉक्टर दीपक थंकपन नायर और राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मानेसर के वैज्ञानिक डॉक्टर आर्निबन बासु को सम्मानित किया गया है। हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार में 2024 के लिए जो है आपके IISIR मोहाली के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर जोगेन सिंह और LV प्रसाद नेत्र संस्थान हैदराबाद की जो परामर्शदाता नेत्र चिकित्सक हैं उनको सम्मानित किया गया है। हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार 2022 के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर के सहायक प्राध्यापक को सम्मानित किया गया है। और हरियाणा के सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण मंत्री राव नरबीर सिंह ने चरखी दादरी में स्थापित किए जा रहे सशस्त्र बल तैयारी संस्थान में 1 अप्रैल 2027 से विधिवत कक्षाएं आरंभ करने की घोषणा की है।
तो ये चारों ठीक है। चलिए 95 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है आपको। हाल ही में चंडीगढ़ में आयोजित 13वीं इंडियन ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में 35 किलोमीटर रेस वॉक में महेंद्रगढ़ के ओलंपियन संदीप कुमार 3:11:18 समय के साथ रजत पदक जीता है। हाल ही में आयोजित 16वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता का आयोजन 16 से 28 फरवरी 2026 तक गुरुग्राम के मानेसर स्थित राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड गैरिसन में हुआ है। हाल ही में हिसार जिले में आयोजित हरियाणा हॉकी की 37वीं सीनियर राज्य स्तरीय हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में हिसार ने सोनीपत को 2-0 से हराकर खिताब जीता है। तो यहाँ भी ये तीनों ठीक हो जाएंगे। 96 में सही की पहचान करनी है आपको। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के पालरी पनिहारा गांव के निवासी मेजर अनिरुद्ध यादव ने हाल ही में विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर देश का नाम रोशन किया है। हरियाणा के रोहतक जिले के रिठल गांव की भारतीय मुक्केबाज मंजू रानी ने हाल ही में स्पेन के ला नूसिया में आयोजित बॉक्सम एलीट इंटरनेशनल 2026 बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये दोनों सही है यहाँ पे भी। अगला 97 में सही की पहचान करनी है, यहाँ कौन सा सही हो जाएगा आपका। हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने 13 मार्च 2026 को सोनितपुर जिले के तेजपुर विश्वविद्यालय में एक आधुनिक कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया। 13 मार्च 2026 को राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट का आयोजन दिव्यांगजनों की प्रतिभा, उपलब्धियों और सपनों को सम्मान देने के उद्देश्य से किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्रीय कैबिनेट ने 10 मार्च 2026 को तमिलनाडु के मदुरई एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर मंजूरी दे दी और कैबिनेट ने जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनाने के लिए 3,630.70 करोड़ की रिवाइज्ड टोटल कैपिटल कॉस्ट को मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पे चारों ठीक है। 98 में सही की पहचान करनी है, यहाँ कौन सा सही। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने 32 सदस्य देशों ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण वैश्विक आपूर्ति को स्थिर करने के लिए अपने रणनीतिक भंडारों से ऐतिहासिक 500 मिलियन बैरल तेल बाजार में जारी करने की घोषणा की है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खamenei को दूसरे बेटे मुस्तफा खamenei को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना गया है। और भारत और नेपाल ने 25 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में वनों, वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन पर एक नए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो यहाँ 2-3 सही है, पहला गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें 400 मिलियन बैरल तेल की घोषणा की गई है। चलिए 99 देख लेते हैं, यहाँ पे सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने हाल ही में राज्य सरकार की स्त्री सुरक्षा योजना का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत बेरोजगार महिलाओं और ट्रांसजेंडर महिलाओं के लिए 2,000 की मासिक पेंशन की घोषणा की गई है। अब तक स्वीकृत आवेदनों वाले जो हैं 10,18,042 लाभार्थियों के खातों में पहली मासिक किस्त जा भी चुकी है। तो यहाँ पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि 2,000 नहीं 1,000 मासिक किस्त जाएगी। चलिए 100 नंबर देख लेते हैं, इसमें आपको बताना है क्रोनोलॉजी में डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना खोजने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी जीव विज्ञानी जेम्स वॉटसन है। मिजोरम के पूर्व राज्यपाल के वरिष्ठ अधिवक्ता स्वराज कौशल। हाल ही में अभिनेत्री प्रवीणा देशपांडे। हाल ही में सिंगापुर की ट्री लेडी के नाम से प्रसिद्ध पर्यावरणविद कार्तिका मिकानी। मतलब टाइम लाइन लगानी है इसकी आपको, तो बी हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट। मैं आपको अभी 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट और दूंगा, 5 दे दूंगा। बाकी आप इसके 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं, लेके प्रैक्टिस कर लीजिए, पूरा सिलेबस आपका